नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 16 केस अध्ययन अफगानिस्तान। इकाई की रूपरेखा 16.1 प्रस्तावना। विगत 3 दशकों में अफगानिस्तान राष्ट्र निर्माण और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन संबंधी अनेकानेक परियोजनाओं का साक्षी रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी व्यवस्था लाने की परियोजना के परिणामस्वरूप 10 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु और 50 लाख अफगानी शरणार्थी, मुख्यतः देश के समीपस्थ क्षेत्रों में शरण स्थलों के लिए अत्यधिक व्यग्र हुए हैं और शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। इसी प्रकार, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान जैसी परिवर्तन विमुख शासन प्रणाली लाने का बलात् प्रयास किया, तब पूरे विश्व को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका US में 9/11 के आतंकवादी हमले भी शामिल हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का जनादेश संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था तथा इसका कार्यान्वयन मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी संधि वेस्टर्न अलायंस द्वारा किया जा रहा है। अब तक इस कठोर प्रयास से मिश्रित नतीजे ही सामने आए हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिष्ठापित करने के अतिरिक्त उक्त देश ने मूल ढांचा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सन 2007 में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अफीम की खेती एवं पैदावार का स्तर पिछले 2 सालों में काफी संतुलित हो गया है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त करने के बावजूद अफगानिस्तान के अनगिनत क्षेत्रों में तालिबानी विद्रोह सशक्त होता जा रहा है एवं सुरक्षा स्थितियां बदतर हो गई हैं। आत्मघाती बमों के हमलों का बढ़ता प्रतिशत भी काफी चिंताजनक हो गया है। अधिकतम विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान कार्यनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के लिए एक व्यापक एवं नई नीति, आफपाक कार्यनीति की घोषणा में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में अल-कायदा को बाधित, विखंडित तथा परास्त करने एवं भविष्य में दोनों देशों में उसके दोबारा स्थापित होने से रोकने का उद्देश्य सामने रखा था। किंतु 6 महीने की समयावधि में उन्हें अपनी कार्यनीति में अनेक परिवर्तन लाने पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग द्वारा जनवरी सन 2010 में बनाई गई नई अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्रीय इंटीग्रेशन कार्यनीति मुख्यतः पुनर्समन्वय, विस्तृत नागरिक उपस्थिति एवं क्षेत्रीय राजनय पर जोर देती है। लंदन कॉन्फ्रेंस जनवरी 2010 में भाग लेने वालों ने अधिक मजबूत अफगानी नेतृत्व, क्षेत्रीय सहकारिता में बढ़ोतरी एवं अधिक प्रभावोत्पादक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का निश्चयपूर्वक पुनर्समर्थन किया था। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए तालिबान से पुनर्सामंजस्य स्थापित करने के विकल्प पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप अफगानिस्तान में संघर्ष की पृष्ठभूमि समझने में समर्थ हो सकेंगे। वर्तमान राष्ट्र निर्माण परियोजना की प्रकृति एवं महाशक्तियों की सक्रियता का विवेचन कर सकेंगे। सुरक्षा एवं नशीले पदार्थों से संबंधित और व्यापक महत्वपूर्ण समस्याओं को समझ सकेंगे। अफगान पुनर्निर्माण कार्य में भारत की भूमिका के महत्व को जान सकेंगे और उक्त देश के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। 16.2 संघर्ष से पुनर्निर्माण तक। सन 1747 में अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये देश ब्रिटिश तथा रूसी साम्राज्यों के बीच दी ग्रेट गेम के दौरान प्रतिरोधक के रूप में काम आता था। तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध के चलते उक्त देश ने ब्रिटिश नियंत्रण से पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की। सन 1933 से लेकर सन 1973 तक राजा ज़हीर शाह ने इस देश पर राज किया।
उसके बाद बिना किसी हिंसा के राजा की सरकार का तख्ता पलट हो गया। सन 1979 में अफगानी साम्यवादी शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने आक्रमण करके इस देश में प्रवेश किया। शीत युद्ध की रणनीति के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न साम्यवाद विरोधी मुजाहिदीनों के गुटों को वित्तीय सहयोग पहुंचाना शुरू किया, जो आपस में परिवर्तन विमुख इस्लामी विचारधारा में विश्वास रखते थे। इन गुटों को आगे चलकर पाकिस्तान तथा सऊदी अरब ने सेवाओं की आपूर्ति के साथ ही वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया। सन 1989 के आरंभ में सोवियत संघ के पीछे हटने के बाद नजीबुल्लाह शासन प्रणाली कुछ और वर्षों तक यानी सन 1992 तक चल पाई थी। सन 1992 में विभिन्न मुजाहिदीन दलों ने एक विशेष क्रम से बारी बारी से अध्यक्षता प्रणाली को लागू करते हुए दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। अफगानिस्तान ने सन 1992 से लेकर सन 1996 तक अपने इतिहास की भयावह कालावधियों में से एक का सामना किया। देश के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न लड़ाकू दलों का आधिपत्य रहा। इस कालावधि के दौरान अफगानिस्तान के मूल ढांचे को काफी हद तक क्षति पहुंची। ऐसी अव्यवस्थित परिस्थिति में दक्षिण में एक नए तालिबानी अभियान उभरकर सामने आया, जिसने सबसे पहले कंधार और उसके निकटवर्ती इलाकों पर तथा बाद में सन 1996 में काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया जानकारी प्राप्त करने वाली एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलता था। यह एजेंसी सेना में नई भर्ती, अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती थी। प्रारंभ में देश की जनता ने तालिबान का स्वागत किया था और शीघ्र ही उन्होंने देश में नए राजनीतिक एवं सामाजिक कानून स्थापित कर दिए। लेकिन महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में जानकर पूरा विश्व आतंकित हो गया। सन 2001 में उन्होंने 6वीं शताब्दी में स्थापित बामियान स्थित बुद्ध की विशाल चिरस्मरणीय प्रतिमाओं को इस तर्क पर नष्ट कर दिया कि प्रतिमाएं इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ थीं। तथापि अभी तक अफगानिस्तान अधिकतर पश्चिमी देशों के ध्यान से बाहर था, क्योंकि पश्चिमी देशों का सोवियत को हराने की रणनीति का लक्ष्य पूरा हो चुका था। इसके बावजूद अफगानिस्तान के समीपस्थ देश भारत, ईरान, रूस, तजिकिस्तान, उत्तरी संधि नॉर्दर्न अलायंस की सहायता करने में लगे हुए थे, जो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रही थी। कई पश्चिमी देशों की अपेक्षा इन क्षेत्रीय देशों को तालिबान से उत्पन्न खतरों का अधिक बोध और ज्ञान था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में तभी सक्रिय हुए जब ओसामा बिन लादेन के साथ तालिबान के संबंध स्पष्ट हुए। अंततः 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तालिबान को यह अंतिम चेतावनी दी कि वो ओसामा बिन लादेन का प्रत्यर्पण करे। कालांतर में पाकिस्तान में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के राजदूत ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत मांगे तथा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने में इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 7 अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का प्रवर्तन हुआ, जिसके प्रारंभिक लक्ष्य थे क अफगानिस्तान में आतंकवाद प्रशिक्षण कैंपस तथा मूल ढांचा को नष्ट करना, ख अल-कायदा के नेतृत्वकर्ताओं को कब्जे में लेना और ग अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को पूर्ण रूप से समाप्त करना। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूके द्वारा हवाई गोलीबारी अभियान चलाया गया, जहां उत्तरी संधि ने मुख्य रूप से थल सेनाएं प्रदान करके अपना सहयोग दिया। सन 2002 में अमरीकी, ब्रिटिश और कनेडियन थल सेनाओं के साथ कुछ अन्य संधिबद्ध देशों द्वारा प्रदत्त विशेष सेनाएं उसमें शामिल हो गई। तालिबान के पतन के बाद समस्त तालिबान विरोधी अफगानी गुट दिसंबर 2001 में बॉन में मिले। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित की गई थी। दशकों तक चलने वाले युद्ध तथा तालिबानी शासन व्यवस्था ने अफगानिस्तान की केंद्रीय संस्थाओं को पुनर्तः नष्ट कर दिया था। युद्ध से अत्यंत जर्जर इस देश की आर्थिक व्यवस्था ने घोर गरीबी के ऊंचे दर, स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं,
बृहद स्तर पर निरक्षरता तथा हाशिए पर धकेली गई महिला जनसंख्या जैसी गंभीर समस्याओं का सामना किया। इसके अतिरिक्त लाखों की संख्या में अफगानी नागरिक अपना देश छोड़कर मुख्य रूप से निकटवर्ती देशों में शरणार्थी के तौर पर रहने चले गए। बॉन एग्रीमेंट उक्त देश की राजनीतिक स्थिति को लोकतांत्रिक राष्ट्र में रूपांतरित करने के लिए एक रूपरेखा के तौर पर सामने आया अथवा उसे इस दृष्टि से देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 1383 में प्रस्तुत अनुबंध का अधिकृत रूप से समर्थन किया। राजनीतिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए हामिद करज़ाई के नेतृत्व में एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। प्रस्तुत अंतःकालीन प्रशासन को लोया जिरगा ग्रांड काउंसिल के माध्यम से अधिकार प्राप्त था, जो अफगानी शासक ज़हीर शाह द्वारा आयोजित किया गया था। सन 2002 के पूर्वार्ध में टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय दाताओं की सभा बैठाई गई और अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने की औपचारिक सहमति जताई गई। सन 2002 के मार्च महीने में संयुक्त राष्ट्र ने भी यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान UNAMA की स्थापना की। जनवरी 2004 में संवैधानिक लोया जिरगा ने एक नए संविधान को स्वीकार किया, जहां एक अध्यक्षीय सरकार की नियुक्ति को समर्थन दिया गया। अप्रैल 2004 में बर्लिन में 23 दानदाता राष्ट्रों ने 3 साल की अवधि में अफगानिस्तान को $8.2 मिलियन की आर्थिक सहायता पहुंचाने की औपचारिक स्वीकृति जताई। प्रस्तुत नए संविधान के तहत अक्टूबर 2004 में अध्यक्षीय चुनाव एवं सितंबर 2005 में संसदीय चुनाव में लगभग 75% लोगों ने मतदान में भाग लिया था। अध्यक्षीय चुनाव में बड़ी मात्रा में महिलाओं का भी चुनाव हुआ। संविधान ने निजी संपत्ति के लिए कानूनी परिरक्षण की स्थापना की और ऐसा माना गया कि देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से बाजार संचालित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित होगा। दशकों तक युद्ध की विभीषिका में जीर्ण शीर्ण हुए इस देश के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। इन कार्यों के संपन्न होते ही सन 2005 में लंदन कॉन्फ्रेंस में अफगानी सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान कंपैक्ट नामक अनुबंध के लिए अपना समर्थन दिया। इस औपचारिक समझौते ने सुरक्षा, प्रशासन, विकास, क्षेत्रीय सहकारिता तथा नशीले पदार्थों के प्रतिकार के लिए प्रयत्नसाध्य लक्ष्य निर्धारित किए। जून 2008 में पेरिस में अफगानिस्तान पर आयोजित एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगले 5 सालों के लिए अन्य योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता घोषित की। अनेक जटिलताओं के बावजूद द्वितीय अध्यक्षीय चुनावों की प्रक्रिया सन 2009 में संपन्न हुई। 16.3 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पुनर्निर्माण। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 70 से भी अधिक राष्ट्रों ने 57 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि देने का सामूहिक वायदा किया है। फरवरी 2009 तक आते आते संयुक्त राज्य अमेरिका ने 38.6 बिलियन अमरीकी डॉलर देने की औपचारिक सहमति जताई थी, जिसमें से 22 बिलियन अमरीकी डॉलर की व्यय पूर्ति हो चुकी है। उक्त वित्तीय सहायता की 50% राशि अफगान नेशनल आर्मी तथा अफगान नेशनल पुलिस के निर्माण कार्यों में खर्च हुई है। अन्य वित्तीय सहयोगों को आर्थिक तथा सामाजिक विकास, प्रशासन, नशीले पदार्थों पर रोक तथा सामाजिक संगठनों तथा नागरिक समाज के क्षेत्र में चलने वाले कार्यकलापों में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में सेवारत अमरीकी सेनाओं की संख्या को सन 2010 में 1 लाख की संख्या तक पहुंचाने की संभावना थी। अफगानिस्तान को अगली महत्वपूर्ण औपचारिक प्रतिबद्धता यूरोप की तरफ से जताई गई है। यूरोपियन यूनियन (EU) का प्रत्येक एक सदस्य राष्ट्र एवं यूरोपियन आयोग अफगानिस्तान में सुरक्षा तथा कानून व न्याय व्यवस्था संबंधी सुधार, विकास एवं पुनर्निर्माण, नशीली दवाइयों के प्रतिकार तथा क्षेत्रीय सहकारिता संबंधी गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक पुलिस मिशन भी तैनात कराया है। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लगभग 8 बिलियन यूरो, लगभग 11.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का आर्थिक सहयोग देने की सामूहिक सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन के 27 राष्ट्रों में से 25 राष्ट्र
नेटो द्वारा संचालित ISAF मिशन में लगभग 30,000 फौजियों के साथ भाग ले रहे हैं। अफगानिस्तान में उनकी मिलिट्री सहभागिता कभी कभार विवादास्पद भी रही है, कारण उनकी कई सेनाओं को तैनात करने पर रोकथाम तथा उनको दी जाने वाली राष्ट्रीय चेतावनियां हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने मुख्यतः शांति बनाए रखने तथा अफगानिस्तान संबंधी प्रयत्नों के उद्देश्य से ही अपनी प्रतिबद्धता जताई, न कि आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, जहां उनको पुनरुज्जीवित तालिबान से भिड़ना पड़ सकता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों तथा यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य ही संगठन संबंधी कई समस्याएं पैदा हुई हैं। विगत 8 सालों में ब्रिटेन ने पुनर्निर्माण कार्यों पर 740 मिलियन पाउंड्स $1175 बिलियन से भी अधिक खर्च किए हैं तथा अगले 4 सालों में 510 मिलियन पाउंड्स $810 बिलियन प्रदान करने का भी वायदा किया है। जर्मनी ने भी सन 2008-09 में अपनी आर्थिक सहायता में वृद्धि लाई है और सन 2010 तक आते आते ये संभव है कि वो 1.2 बिलियन यूरो $1.72 बिलियन की लागत के संसाधन प्रदान करे। एशिया की तरफ से जापान ने लगभग $1.8 मिलियन देने का वायदा किया, जिसमें पुनर्निर्माण $919 मिलियन अमरीकी, सुरक्षा कार्य $212 बिलियन, प्रशासन $247 बिलियन और कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के साथ ही जापान भी निःशस्त्रीकरण, सेनाओं के विखंडन एवं पुनर्समन्वय DDR जैसी कार्यवाहियों में संलग्न प्रमुख राष्ट्र हैं, जो काबुल और कंधार के बीच बन रहे हाईवे और काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में कार्यरत हैं। तालिबान के पतन के बाद चीनी सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण को लेकर अपेक्षाकृत कम रुचि दिखाई है। चीनी सरकार के सूत्रों के अनुसार चीन ने अफगानिस्तान को 900 मिलियन युआन से भी अधिक 132 मिलियन अमरीकी डॉलर राशि प्रदान की है। वह अफगानिस्तान के प्रति तब तक उदासीन रहा जब तक अफगानी प्रशासन ने विदेशी निवेशकों के लिए अपनी ऊर्जा, खनिज पदार्थ तथा कच्चे माल के द्वार नहीं खोल दिए थे। तांबे के खदानों में $3 मिलियन के महानिवेश के वायदे के कारण ये स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में चीन की रुचि अभी तक से और अधिक बढ़ जाएगी। 16.4 कार्य प्रगति पर 16.4.1 आर्थिक पुनरुज्जीवन के लक्षण। अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड्स के अनुसार सन 2002 से 5 मिलियन से भी अधिक शरणार्थी अपने देश वापस लौट गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या सन 2001 में 1 मिलियन से कम थी, जो सन 2008 में 6 मिलियन तक बढ़ गई है। इनमें से 1/3 लड़कियों की संख्या है। अध्यापकों की भी संख्या 7 गुना बढ़कर 142,500 तक पहुंच गई, जिसमें 40,000 अध्यापिकाएं हैं। विगत 5 सालों में $1 बिलियन अमरीकी से भी अधिक का निवेश स्वास्थ्य एवं पोषाहार क्षेत्र में हुआ है। नतीजतन जिन क्षेत्रों में मूल स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, वहां इन सुविधाओं से लाभ उठाने वालों की संख्या सन 2002 में 9% थी, जो सन 2008 तक आते आते 85% तक बढ़ गई। 5 वर्षों के अंतराल में शिशुओं का मृत्यु दर 26% से घट गई है। 5 साल से कम उम्र वाले 76% बच्चों की बाल्यावस्था संबंधी बीमारियों से प्रतिरक्षीकरण किया गया है। सन 2002 से सन 2008 के बीच तक शिशुओं के मृत्यु दर 38% से घटा, जबकि मातृ मृत्यु दर में 40% से कम हो गई है। परिणामतः सन 2003 से लगभग 5 लाख बच्चों को बचाया गया। ये ध्यान रहे कि अपनी कम संपदा के बावजूद अफगानिस्तान में वृहत आर्थिक स्थिरता की उच्च वृद्धि एवं विकास दरों का रखरखाव हुआ है। सन 2007 तक मुद्रास्फीति दर कमोबेश कम रही तथा विनिमय दर भी काफी स्थिर रही। 1 दर्जन से भी अधिक निजी व्यावसायिक बैंक, 4 निजी विमान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां और 13 वृहत वित्तीय संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अफगानिस्तान के लगभग 150 शहरों में अब कोका कोला, सीमेंस, नेस्ले तथा इतिसेलेट जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अफगानिस्तान में चलाई जा रही हैं।
वर्तमान समय में 12 मिलियन से भी अधिक अफगानी दूरसंचार माध्यमों की सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि सन 2001 में इनकी संख्या मात्र 20,000 तक थी। 3,200 किलोमीटर की तंतु प्राशिकी नेटवर्क के माध्यम की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। निजी तौर पर संचालित मुक्त जनसंचार माध्यमों का भी आविर्भाव हो चुका है। फिलहाल अफगानिस्तान में 7 राष्ट्रीय टीवी स्टेशंस, जिनमें 6 निजी तौर पर संचालित हैं, अनगिनत मीडिया भी कार्यरत हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 किलोमीटर तक सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण भी किए जा चुके हैं। इसके तहत 2,200 किलोमीटर का रिंग रोड भी है, जो अफगानिस्तान के समस्त बड़े शहरों, राष्ट्रीय हाईवे, प्रादेशिक एवं ग्रामीण सड़कों को एक साथ मिलाता है अथवा संपर्क स्थापित करता है। 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक सड़कों के निर्माण कार्य में खर्च हुए हैं। ये समस्त परियोजनाएं जटिल सुरक्षा स्थितियों के तहत क्रियान्वित हुई हैं। 16.4.2 जटिल सुरक्षा स्थिति। सन 2001 में बॉन सम्मेलन के तहत इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) का भी गठन हुआ था, जिसके माध्यम से हामिद करजाई के अंतरिम प्रशासन की मदद की जा सके। अगस्त 2003 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नेटो) ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) के कार्यों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली। इसका प्रारंभिक अधिदेश काबुल तथा उसके आसपास के प्रांतों में सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित था। कालांतर में संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) को पूरे अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसकी मुख्य भूमिका अफगानी सरकार को एक सुरक्षित तथा स्थिर माहौल स्थापित करने में सहायता पहुंचाना है। अपने प्रोविंस रिकंस्ट्रक्शन टीम्स (PRTS) के माध्यम से इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) पुनर्निर्माण कार्यों एवं विकास को भी सहयोग पहुंचा रही है। मार्च 2010 तक 44 राष्ट्रों ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) को 99,000 सेनाओं का योगदान दिया और पूरे अफगानिस्तान में 26 प्रोविंस रिकंस्ट्रक्शन टीम्स कार्यरत थी। जिन देशों ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (आईएसएफ) को अपना सैन्य योगदान दिया, उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका 50,590, यूके 9,500, जर्मनी 4,335, फ्रांस 3,750, कनाडा 2,830, इटली 3,160 तथा पोलैंड 2,140 उल्लेखनीय हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अन्य 25,000 अमरीकी सेनाएं स्वतंत्र रूप से क्रियाशील हैं। अफगान नेशनल आर्मी (आना) तथा अफगान नेशनल पुलिस (ANP) के कार्मिक विभाग को भी क्रमिक रूप से अपने मार्च 2010 के 104,000 और 97,000 स्तर से अक्टूबर 2011 तक 171,600 और 134,000 तक पहुंचाने की सहमति जताई गई है। सन 2004-05 तक की प्रारंभिक सफलताओं के बाद अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति अधिक कठिन, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसके पीछे मुख्य कारणों में से एक है सुरक्षा स्थितियों का, खासकर देश के दक्षिण एवं पूर्वी प्रांतों में विघटन होना है। पिछले 3 सालों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि जहां आत्मघाती बॉम्ब हमलों की संख्या बढ़ती हुई सन 2007 में 150 तक पहुंच गई और सन 2008 और सन 2009 में भी अनवरत रूप से बढ़ती रही, अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जहां सन 2009 में 520 आपातकालीन स्थितियां दर्ज हुई, ये सन 2001 से सबसे रक्तपातपूर्ण वर्ष रहा। मार्च 2010 तक गठबंधन सेना ने कुल 1733 आपातकालों से हानिग्रस्त हुई। सन 2001 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिकतम 1047 आपातकालीन स्थितियों का सामना किया। उसके बाद यूके 281, कनाडा 142, जर्मनी 42 तथा फ्रांस 41 भी ऐसी आपातकालीन स्थितियों के शिकार हुए। इसके अतिरिक्त अफगान नेशनल आर्मी तथा अफगान पुलिस के कई लोग, आम नागरिक और सरकार विरोधी प्रदर्शनकर्ता भी मारे गए।
16.4.3 अफीम की खेती पर नियंत्रण। यद्यपि सन 2008 और सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र का औषधि एवं आपराधिक मामलों के कार्यालय UNODC द्वारा चलाए गए सर्वेक्षणों के अनुसार अफगानिस्तान में अफीम की खेती में कमोबेश कमी आई है, तथापि अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। सन 2008 में ये ज्ञात हुआ कि अफीम के संपूर्ण उत्पादन का 98% 7 प्रांतों तक सीमित था, जहां सुरक्षा संबंधी समस्याएं काफ़ी चिंताजनक थीं। इन प्रांतों में से 5 अफगानिस्तान के दक्षिण तथा 2 पश्चिम में थे। अफगानी अफीम की खेती तथा उत्पादन में 98% योगदान देने वाले प्रांतों में हिलमांद, कंधार, उरुजगान, दायकुदी, जाबुल, फराह और मिमरोज मुख्य हैं। अफगानिस्तान में अफीम की खेती सन 2008 में 1,57,000 हेक्टेयर से लेकर सन 2009 में 1,23,000 हेक्टेयर तक पहुंचकर 22% घट गई। सन 2008 में हिलमांद ही एकमात्र बड़ा प्रांत था जहां अफगानिस्तान में अफीम की कुल खेती का 66% होती थी। सन 2009 में अफीम की खेती 1/3 से घट गई, अर्थात हिलमांद में 70,000 हेक्टेयर से भी कम। सन 2009 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सन 2007 में 13 प्रांतों और सन 2008 में 18 प्रांतों की अपेक्षा 34 प्रांतों में से 20 प्रांत पोस्त रहित थे। लगभग एक दशक में उत्तरी क्षेत्र के 7 प्रांत पोस्त रहित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का औषधि एवं आपराधिक मामलों के कार्यालय UNODC ने यह सही दावा किया है कि अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करने से उक्त देश की समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। किंतु फिर भी नशीले पदार्थों पर नियंत्रण रखे बिना देश की समस्याओं को भी हल नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न अध्ययनों के अनुसार ये स्पष्ट हो गया है कि नशीले पदार्थों के व्यापार से कमाए जाने वाले धन से भ्रष्टाचार को फैलने में प्रोत्साहन मिलता है तथा अफीम के उत्पादन से अर्जित कमाई से ही तालिबान अपनी विद्रोही गतिविधियों को निधि फंड प्रदान करता है। 16.5 पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका। क्षेत्रीय स्थिरता लाने के लिए एक शांतिपूर्ण एवं स्थिर अफगानिस्तान स्थापित करना अत्यावश्यक है। इस तथ्य को मोटे तौर पर समझते हुए सन 2002 से भारत भी अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब तक भारत ने लगभग $1.3 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति व्यक्त की है, जिससे पूरे अफगानिस्तान को पुनर्स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इनमें से मुख्यतः सड़क निर्माण, ऊर्जा बल संचारण, जल की शक्ति से उत्पन्न बिजली, कृषि, दूरसंचार प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं क्षमता निर्माण जैसे कार्य निहित हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत वर्णन 4 मुख्य अंशों में बांटकर देखा जा सकता है। 16.5.1 मूल ढांचा संबंधी परियोजनाएं। भारत द्वारा पूरी की गई मूल ढांचा संबंधी उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में 218 किलोमीटर के जांज-देलौम सड़क परियोजना का निर्माण है। ये सड़क भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि इसी के माध्यम से अफगानिस्तान से ईरानी बॉर्डर तक तथा इससे भी आगे छाबहार पोर्ट तक माल तथा सेवाओं के आदान प्रदान करना आसान हो जाएगा। इस सड़क के साथ ही जारंज और गुरगुरी के भीतर के शहरों के 60 किलोमीटर की सड़क भी जनवरी 2009 में $150 मिलियन की लागत पर निर्मित हुई। इन सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान विद्रोही हमलों के चलते 6 भारतीयों एवं 179 अफगानी नागरिकों की मृत्यु हुई। सन 2009 में संपन्न एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पुल ए कुमरी से काबुल तक 220 केवी की DC ट्रांसमिशन लाइन तथा चिमताला में 220, 110/20 केवी के सबस्टेशन का निर्माण हो रहा है। $120 बिलियन की लागत में बनी इस लाइन ने काबुल शहर से उत्तरी प्रांत तक 24 घंटे बिजली की आपूर्ति को आसान कराया है। इसके अतिरिक्त भारतीय इंजीनियरों की यह भी योजना है कि पुल एक कुमरी और काबुल के बीच की ट्रांसमिशन लाइन के साथ ही चारीकार और दोशी पर भी 220/20 केवी के अन्य सबस्टेशन बनाए जाएं।
भारत की सहायता से ही 2010 के अंत तक हेरात प्रांत के हरिरुद नदी के पास $184 बिलियन की लागत में 42 मेगावाट्स का सलमा डैम परियोजना भी संपन्न हो जाएगा। $180 बिलियन के खर्च पर भारत सरकार 2011 तक अफगानी संसद का भी निर्माण करने वाली है। भारत ने 11 प्रांतों में दूरसंचार संबंधी मूल ढांचा खड़ा किया तथा काबुल से लेकर 34 अन्य प्रांतीय नगरों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करते हुए राष्ट्रीय टी.वी. नेटवर्क को और भी फैला दिया। इससे पूर्व भारत ने एरियाना अफगान एयरलाइंस को 3 विमान तथा उनके अतिरिक्त सामान ढोने के साथ ही भारी मात्रा में शहरी यातायात के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं के लिए 105 वाहनों की भी आपूर्ति की गई है। भारत सरकार ने फारियाब प्रांत में 3 सब स्टेशनों के लिए तथा आंधरवोई से लेकर मायमना तक के लिए 125 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अमीर गाजी तथा क्वारगढ़ रिजर्वोयर डैम को भी पुनर्स्थापित किया गया है। सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें सुरक्षित पहुंचाने तथा आज़ादी नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना में भी उसका उल्लेखनीय योगदान रहा। मूल ढांचा संबंधी परियोजनाओं में 100 गांवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाना, कंधार में 5000 MT के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, आधुनिक टीवी स्टूडियो की स्थापना करना, जलालाबाद में 1000 वॉट का टी.वी. ट्रांसमीटर लगवाना है। इसके अतिरिक्त नंगरहद एक मोबाइल टीवी सैटेलाइट और 5 टीवी रिले केंद्रों की स्थापना, 6 उत्तर पश्चिमी इलाकों में 26 कुओं की खुदाई, हेरात में 24 कुओं की खुदाई, जलालाबाद में रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान RTA भवन के निर्माण की पूर्व योजना तथा सन 2004 से RTA टेलीकास्ट के लिए भारतीय सैटेलाइट इनसेट 3A के लिए पट्टे पर स्थान निर्धारित किया गया है। 16.5.2 मानवतावादी सहायता। भारत सरकार एक स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के तहत 1.2 मिलियन बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक तथा प्रोटीन से भरपूर 100 ग्राम बिस्कुट प्रदान कर रहा है। ये कार्यक्रम वर्ल्ड फूड कार्यक्रम के तहत नियंत्रित है और सन 2012 तक संपन्न होते होते $460 बिलियन की लागत तक पहुंच जाएगा। भारत सरकार ने काबुल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का पुनर्निर्माण भी किया है और काबुल, कंधार, जलालाबाद, हेरत, मज़ार-ए-शरीफ में 3 लाख से अधिक मरीजों को हर साल 5 इंडियन मेडिकल मिशंस के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा और दवाइयां प्रदान करती है। सन 2002-2004 तक केवल टेंट, दवाइयां और सब्जियों के बीच उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भारत सरकार ने ये भी घोषणा की है कि सन 2009 में भेंट के तौर पर 250,000 मेट्रिक टन गेहूं भी दिए गए हैं। 16.5.3 शिक्षा और क्षमता निर्माण। भारत सरकार इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से 675 दीर्घकालीन विश्वविद्यालयी छात्रवृत्तियां प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये छात्रवृत्तियां भारत में स्नातक तथा उत्तर स्नातक स्तरीय अध्ययनों के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा प्रायोजित गई हैं। इसके अतिरिक्त सन 2006 से अल्प समय तक चलने वाली तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भी प्रत्येक वर्ष 675 स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। सन 2010 के जनवरी में लंदन में आयोजित सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने 5 वर्षों के लिए कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए 200 स्नातक, 100 उत्तर स्नातक तथा डॉक्टरेट की उपाधियों के लिए अन्य छात्रवृत्तियों की भी घोषणा की है। सन 2005 में भारत सरकार द्वारा काबुल में हबीबिया स्कूल का पुनर्निर्माण किया गया और उक्त स्कूल के छात्रों के लिए लगभग 9000 शिक्षा संबंधी किट भी दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा ही अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय को 20,000 स्कूल डेस्क दिए गए। निमरोज के स्कूलों में प्रयोगशालाओं तथा खेलकूद संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए गए और कंधार और खोस्त विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं और पुस्तकें प्रदान की गई। सन 2007 से भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से हर वर्ष कैपेसिटी फॉर अफगान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक योजना के तहत
80 भारतीय लोक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षक और परामर्शदाता के तौर पर भेज रही है। भारत सरकार ने दी अफगान बैंक और मिल्ली बैंक को भारतीय बैंकिंग एक्सपर्ट्स के साथ ही 5 शहरों में अंग्रेजी के भारतीय अध्यापक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के तहत 1000 अफगानियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। साथ ही 1000 अफगानी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बाग-ए-ज़नाना में विमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तथा कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र भी खोले हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ही नंगरहन विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी के विभाग भी स्थापित किए गए। अफगानी प्रतिनिधि अधिकारियों, दर्जनों लोक सेवा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अध्यापकों, डॉक्टरों और सैनिकों को भी विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही भारतीय संस्थाएं कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से अफगानियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। सन 2007 से भारत सरकार की सहायता से कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 100 लघु विकास परियोजनाएं अफगानिस्तान के 19 प्रांतों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। सन 2002 में भारत ने अफगानी सरकारी बजट में भी $10 बिलियन का योगदान दिया है और तभी से अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड में भी नियमित रूप से आर्थिक योगदान देती आ रही है। सन 2005-06 में भारत ने अफगान नेशनल आर्मी को 150 ट्रक, 15 एम्बुलेंस, 120 जीप, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, लेजर एम्पॉयट्स, खदान खोजने वाली मशीनें, ऊनी कपड़े, दवाइयां आदि प्रदान की। भारत ने पुल ए चारखी इंडस्ट्रियल पार्क पर कॉमन फैसिलिटीज सर्विस सेंटर तथा टूल रूप से स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की तथा बल्ख में 5000 स्वयं सहायक दलों को भी प्रशिक्षित किया। 16.5.4 सकारात्मक प्रभाव। ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानी जनता अपने देश में भारतीय गतिविधियों के प्रति अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। वो तथ्य कई जनमत सर्वेक्षणों के आधार पर भी सामने आए हैं। सन 2009 के दिसंबर में BBC न्यूज तथा जर्मन न्यूज एजेंसी ARD द्वारा विश्व स्तर पर चलाए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार अफगानी जनता के 71% लोग भारत के प्रति सकारात्मक राय रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को 51%, UK को 39%, ईरान को 40% तथा जर्मनी को 59% लोगों ने अपनी सम्मति दी। 44% अफगानी जनता का मानना ये है कि भारत एक तटस्थ भूमिका निभा रही है, जबकि 36% का मानना ये है कि वो एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रही है। भारतीय फिल्मों एवं धारावाहिकों, जो प्रतिदिन विभिन्न टीवी चैनलों पर आते हैं, इनके कारण भारत आम अफगानी जनता के बीच बहुत प्रसिद्ध है। 16.6 भारत और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए अफगानिस्तान का महत्व। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति या स्थल रणनीतिक दृष्टि से भारत, खासकर भारत-पाकिस्तान के बीच कठिन संबंधों के संदर्भ में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तथापि इस सीमित संदर्भ से भी आगे, भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्व और भी अधिक है। अफगानिस्तान में स्थिरता के आते ही पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के माध्यम से व्यापार की संभावना भारत का महाद्वीपीय व्यापार के लिए अति लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सन 2015 तक आते आते यूरोप, CIS और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार वार्षिक तौर पर 500-600 बिलियन अमरीकी डॉलर का हो सकता है। गुलशन सचदेवा, 2010। यहाँ तक यदि इस व्यापार का 20% भी सड़क मार्ग से होता है तो भारत का 100-120 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार अफगानिस्तान और केंद्रीय एशिया से होकर गुजरेगा। भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के चलते भारतीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि जम्मू कश्मीर जैसे स्थलारूढ़ राज्यों से आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा हो सकेगा। अफगानिस्तान तथा केंद्रीय एशिया से होकर गुजरने वाले इस व्यापार की संभावना के कारण इस क्षेत्र के अधिकतम मूल ढांचा संबंधी परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्यपूर्ण हो जाएंगी।
ये संपर्क सूत्र केंद्रीय एशिया तथा अफगानिस्तान में लघु और मध्यम उद्योगों एवं कृषि में काफी परिवर्तन लाएंगे। इस योजना को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान के परिवहन नेटवर्क तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा व्यक्त औपचारिक प्रतिबद्धताओं के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान के अपेक्षाकृत स्थिर होते ही ये परियोजनाएं साकार हो जाएंगी। ऐसी संभावना के सामने दूसरी बड़ी बाधा है भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान कठिन संबंध का होना। इन क्षेत्रीय देशों के पारस्परिक आर्थिक व्यवहारों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए आपसी सहयोग न दिखाएं तो आर्थिक दृष्टि से यह उनके लिए घातक हो सकता है। यदि पाकिस्तान में व्यापार बंद हो जाए तो विकास के परिमाण में आने वाली मंदी के कारण कई सड़क और मूल ढांचा संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वित होना असंभव हो जाएगा। केंद्रीय एशिया तथा भारत के बीच प्रत्यक्ष संबंधों से क्षेत्रीय देशों, खासकर अफगानिस्तान, आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। अपनी कठिन सुरक्षा स्थितियों एवं सीमित क्षमताओं के बावजूद क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता के क्षेत्र में अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता के लिए उभर सकता है। क्षेत्रीय सहकारिता के प्रति उसके व्यापार को समस्त अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय देशों ने सराहा है। इससे क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता लाने की अहम संभावनाएं बन सकती हैं तथा भारत और यूरेशियाई क्षेत्रों के बीच के संबंध को विकसित करने के लिए भी अवसर खुल सकते हैं। केंद्रीय तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में ऊंचे दर पर आर्थिक वृद्धि कार्य योजना बनाने वाली संस्थाओं को समीकरण कार्यनीतियों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। अफगानिस्तान में कार्य योजनाएं बनाने वालों का यह मानना है कि दशकों तक युद्ध से जूझने के बाद अब इस देश के पास केंद्रीय तथा दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के बीच सेतु के रूप में काम आने का एकमात्र अवसर है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि बढ़ते आपसी सहयोग से ईंधन संपन्न तथा पूरी तरह से जमीन से घिरे हुए केंद्रीय एशिया को ईंधन से अभावग्रस्त दक्षिण एशिया से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी इन देशों के बीच स्थिति होने के कारण परिवहन शुल्क के रूप में पर्याप्त आम कमा सकता है तथा इस प्रक्रिया में अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बेहतर बना सकता है। अभी तक अफगानिस्तान स्वयं को क्षेत्रीय सहकारिता योजनाओं में प्रदर्शित करने में सफल रहा है। ये इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क, सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन CEREC आदि विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के मध्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसने अपने यहाँ की रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस RECC नामक संस्थागत क्रियाविधि का भी प्रारंभ किया है। पहली रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस 2005 में काबुल में आयोजित हुई तथा दूसरी 2006 में नई दिल्ली में और तीसरी 2009 में इस्लामाबाद में। विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों ने आर्थिक सहयोग के मामले में अफगानिस्तान के केंद्रीय महत्व को सामूहिक रूप से स्वीकृत किया है। 16.7 सारांश। अफगानिस्तान ने मूल ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इसको और सशक्त और स्थायी बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में उक्त देश में सुरक्षा स्थिति काफी चिंतनीय है, किंतु निराशापूर्ण संख्या तथा क्षमताओं को बढ़ाना, सरकार विरोधी शक्तियों पर दबाव डालना और राजनीतिक समाधानों के लिए लगातार क्रियाशील रहना। अभी तक भारत अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों में ही संलग्न है, क्योंकि उसका मानना है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। बड़ी बड़ी चुनौतियों के बावजूद दक्षिण, केंद्रीय और पश्चिमी एशिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ क्षेत्रीय समीकरण को आसान बनाने में अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूरी संभावना है। यदि अफगानिस्तान की तरफ से किए गए क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता संबंधी प्रस्तावों को क्षेत्रीय देशों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच ही नहीं बल्कि पूरे यूरेशियाई क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहायक हो सकता है। एक ठेठ नगण्य व्यवहारोपयोगी रूप में सिद्ध हो सकता है।
क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहकारिता में आने वाली सफलता अंततः सुरक्षा मामलों में भी आपसी सहयोग के लिए मार्ग तैयार कर सकती है। ये किसी भी नई संस्थागत आर्थिक और सुरक्षा संबंधी संरचना के निर्माण में भी सहायक हो सकती है, जिसकी आवश्यकता अफगानिस्तान में नाटो के बाद के किसी भी परिदृश्य के लिए पड़ सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।